लॉर्ड कृष्णा नमः स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे जहां हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 9th का आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। 4 है हमारा, जिस टॉपिक का नाम है बेसिक राइटिंग स्किल्स। एक्चुअली क्लासेस कंप्यूटर की जरूर है, बट ये जो टॉपिक है ये इंग्लिश का है, तो आपको मैं अपनी तरफ से बहुत बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, कुछ अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप अपने इंग्लिश वाले सर की हेल्प लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक है पूरा। उसमें हमें प्रॉपर इंग्लिश का ग्रामर फॉलो करना चाहिए, पंक्चुएशन हमें पता होनी चाहिए कहाँ लगेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से अगर क्लियर होंगी तो ही हम ये जो राइटिंग स्किल्स हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। तो राइटिंग स्किल्स में हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, आर्टिकल क्या है, वर्ब क्या है, किनको कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा बहुत उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग। चलिए, पहला इंट्रोडक्शन। Communication in written form is the most effective way to convey our message। सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि रिटर्न फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत मोस्ट इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव होने का कारण क्या है कि आप जो भी रिटर्न में देंगे या जो भी लिखित रूप में किसी को कन्वे करना चाहेंगे, आपके पास टाइम होगा। आप उसको इंस्टेंटली नहीं दे देंगे, उससे पहले लिखेंगे, फिर चेक करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, अच्छे अच्छे वर्ड का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद ही तो कोई चीज़ किसी को देंगे। तो रिटर्न कम्युनिकेशन रिक्वायर्स टाइम टू शेप आवर मैसेज बिफोर सेंडिंग। दिस मेक्स रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर्मल इन नेचर। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में हमें समय मिल जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी कम्युनिकेशन को शेप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रूप दे सकते हैं। और इस कम्युनिकेशन को इसीलिए इसको फॉर्मल माना जाता है। लिखित रूप में जो चीज़ दी जाती है उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन माना जाता है। रिटन मैसेजेस नीड्स केयर सिंस दे कैन बी यूज्ड एज एविडेंसेस एंड आर द प्रूफ ऑफ एनी कमिटमेंट वी मेक। तो सीधी सी बात है कि रिटन मैसेजेस को हमें बहुत ही केयरफुली लिखना चाहिए, बहुत ही केयरफुली कन्वे करना चाहिए, बिकॉज इसको लोग एविडेंस के रूप में भी आगे यूज कर सकते हैं। क्लियर? और ये एविडेंसेस के रूप में ही काम करते हैं। आपने कुछ भी लिखित में दे दिया तो सामने वाले के पास सबूत हो जाता है कि आपने जो बात कही थी वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। इसलिए रिटर्न में देने से पहले हर चीज को बहुत अच्छे से, गहनता से, तल्लीनता से समझना है, उसके बाद कोई चीज रिटर्न में देनी है। Then, an effective communication needs suitable vocabulary, suitable sequence of ideas, right flow of language, and cohesion in overall message। देखो, सीधी सी बात है, अगर आप कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इससे पहले हम लोगों ने ओरल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन की बात की थी। रिटर्न कम्युनिकेशन में भी वही रूल्स फॉलो होते हैं कि हमारी जो भी कम्युनिकेशन रिटर्न है उसमें सुटेबल वॉकेबुलरी हम यूज करें, मतलब जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो अच्छे हों, सुटेबल हों, और थोड़े से कैची वर्ड्स हों, लोगों को समझ में। ऐसा भी ना हो कि बहुत हार्ड वोकैब यूज कर लेंगे, सामने वाला पढ़ भी ले उसको तब भी समझ में ना आए। तो कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे और सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं और थोड़े इफेक्टिव इंप्रेसिव वर्ड्स यूज करने हैं। सुटेबल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज। आइडियाज मतलब जो हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उनका सीक्वेंस एक प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं तो जो बात पहले कहनी थी वो बाद में कह दी, जो बाद में कहनी थी वो पहले कह दी। एक्स्ट्रा रिटर्न में गलतियां हो जाती हैं। रिटर्न में हमें जो जो चीज़ें कहनी होती हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे आइडियाज जो हैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो, प्रॉपर हो। राइट फ्लो ऑफ लैंग्वेज एंड कोहेजन इन ओवरऑल मैसेज। हमारी जो भी हम मैसेज देते हैं रिटर्न में उसका फ्लो बहुत सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए। और कोहेजन मीन्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो, जो चीज़ें भी हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी की बात कहीं से भी आप लिखे जा रहे हो। तो जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी समझाना चाहते हो, वो आपके आइडिया से एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। क्लियर है? Then, for effective written communication, command on the language of communication is must. If it is not there, you must learn। जिस भी भाषा में आप रिटर्न कम्युनिकेशन करना चाहते हो उस भाषा का आपको ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले वो सीखें, उसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन करें। आप ऐसे ही लिखित में ना दे दें। अक्सर लोग जो रिटर्न चीज़ों पे साइन कर देते हैं या लिखित में जो चीज़ दे देते हैं, किसी वकील वगैरह से या किसी प्रोफेशनल से लिखवाते हैं, वो उतनी टिपिकल लैंग्वेज यूज़ करता है कि आपको समझ ही नहीं आता। आप खाली बिना पढ़े साइन कर देते हो, फिर आगे जाके फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सीधी सी बात है, जिस भी तरह के शब्द हों या जैसी लैंग्वेज लिखी हो, आपको कम्युनिकेशन पर एटलीस्ट इतनी पकड़ तो होनी चाहिए, इतनी लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए कि आप समझ सको वो चीज़ क्या लिखी गई है। ओके, देन आगे देखते हैं। अभी ये जो नॉर्मली इंग्लिश में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सब इसमें कवर किए जाएंगे। ओके, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो आपको बुक से मिल जाएंगे। आप उन्हें प्रॉपरली देख के आगे आगे पढ़ सकते हो, पूरा कवर कर सकते हो। तो बेसिक कुछ यहाँ डिस्कस किए गए हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब चीज़ें, इनके बारे में आप स्लाइड्स वीडियो पॉज करके पढ़ जरूर लेना, बिकॉज इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक आपको पता होगा तो बहुत बेसिक चीज़ें आपको छोटी क्लासेस में ही पढ़ाएंगे हैं। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हिंदी में इनको हम बोलते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेष से समुच्चय, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब आपके
पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्लियर है? तो इसे एक बार पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें, तो नॉर्मली आपने पढ़ी होंगी इंग्लिश ग्रामर में, पढ़ के देखिएगा। फिर भी अगर लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास के दौरान मुझे बताना, मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको नाउन समझ में नहीं आ रहा है या आपको कंजक्शन समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं सिंपल करके, तो ये आप समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ी है। तो पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती वो क्लास के दौरान जरूर पूछिएगा। अब आर्टिकल्स की बात थोड़ा कर लेते हैं डिटेल में, बिकॉज आर्टिकल्स ए एंड द, ये जनरल सी टर्म्स हैं जहां पर आप लोग कंफ्यूज आते हैं, ए कहाँ पे यूज करना है, एंड कहाँ पे यूज करना है, द कहाँ पे यूज करना है। तो आर्टिकल्स को प्रॉपर्ली देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स मॉडिफाई अ नाउन, आर्टिकल्स कुड बी डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो सकते हैं, और ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन की महत्वता को बढ़ाते हैं, इसलिए हम आर्टिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की, तो जो द होता है, द वर्ड इज अ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज यूज्ड बिफोर अ स्पेसिफिक और अ नोन नाउन। किसी स्पेसिफिक चीज को हम स्पेसिफाई करना चाहें, या फिर नाउन की बात करें, मतलब नाउन संज्ञा किसी भी प्रकार की चीज हो सकती है, तो संज्ञा कोई बहुत प्रचलित है, नोन है, प्रसिद्ध है, तो उसके आगे हम लोग द लगाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो इस कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे ये नाम है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, रिलीजियस बुक्स हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इन सब के नामों का आगे भी हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लिए, अनु इज द हेड गर्ल ऑफ हर स्कूल, बिकॉज ये स्पेसिफिक है, स्कूल में हेड गर्ल एक ही होता है, तो ये द हेड गर्ल लगेगा, ठीक है, अनु इज द हेड गर्ल ऑफ हर स्कूल। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, पार्क के आगे द लगा हुआ है, उसका कारण क्या है, प्लेइंग इन द पार्क, पार्क का मतलब यहाँ क्या बोला था, जो भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके आगे भी द लगता है, तो यहाँ पर ये इस वजह से पार्क की बात हो रही है नॉन लिविंग थिंग्स में, इसलिए ये आपका द लगा हुआ है। अब होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। डेफिनेट तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, ए और एन कहाँ लगते हैं। वैसे नॉर्मली आपको पता होगा, लेकिन फिर भी देखिए, ए एंड एन आर indefinite articles which are used with singular noun, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। and is used before a vowel sound, जब भी आपका वोवल साउंड होता है, मतलब कोई भी ऐसी आवाज जैसे ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवल्स होते हैं, कुछ भी पढ़ने से पहले अगर ये आवाज आती है तो वहां पर ये एन लगेगा। ए ई आई ओ यू की आवाज, ए आई यू का साउंड जहां से प्रोड्यूस हो रहा होता है उनसे पहले एन लगता है। एंड ए इज यूज्ड विद कंसोनेंट, इसके अलावा जो कंसोनेंट है इनको छोड़ के उनसे कोई वर्ड स्टार्ट होता है, उनकी साउंड आती है तो वहां पे ए लगता है। फॉर एग्जांपल, ही एट्स एन एप्पल, एप्पल में ए की साउंड आ रही है इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है, ठीक है। ही बॉट ए बुक, बुक में देखिए कंसोनेंट है भी, तो इसलिए यहाँ पर ए लगा हुआ है। क्लियर, ए और एन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल्स का थोड़ा और देख लेते हैं कि द जनरली नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, नेम्स ऑफ द मेटल, कलर्स एंड गेम्स एक्सेट्रा। तो अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, इन चीज़ों के आगे आर्टिकल्स हमारे इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके प्लूरल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, नेम्स ऑफ मेटल, मेटल का अगर नाम है, कलर के नेम है, गेम्स के नेम है, इन सब के आगे हम लोग आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। देखें, डायमंड्स आर द प्रीसियस देन गोल्ड, यहाँ कहीं पर भी द यूज नहीं है, द डायमंड यूज नहीं है, ठीक है, ठीक है, डायमंड्स है ना प्लूरल, तो नहीं। बोथ रवि एंड राज वेंट ऑन पिकनिक टुडे, ठीक है, यहाँ पर भी कहीं द और ए यूज नहीं। अगला है लंच विल सर्व्ड एट 2 PM, इसमें भी देख लीजिए कहीं पर द और ए यूज नहीं है। क्लियर, तो यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन या प्रॉपर नाउन्स होते हैं, नेम ऑफ मेटल होता है या कलर या गेम्स, इनके आगे ये चीजें हमारे जो आर्टिकल्स हैं ए और एन वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं पंक्चुएशंस की। पंक्चुएशन वो सिंबल्स होते हैं जो हम लोगों के नॉर्मल सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे होता क्या है, पंक्चुएशन को यूज करने से क्लैरिटी बढ़ती है, सेंटेंस की महत्वता बढ़ती है। ये सारे सिंबल्स होते हैं, आप वीडियो पॉज करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, मैं थोड़ा एक एक करके एक्सप्लेन करता चलूंगा। पीरियड्स बोलते हैं, फुल स्टॉप को हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क आपको पता ही ना, क्वेश्चनिंग वगैरह होती है वहाँ। कोटेशन मार्क जब हमें कोई स्पेसिफिक बात किसी से कहनी होती है वहाँ हम कोटेशन मार्क लगाते हैं। अपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं, ठीक है, कॉमास, हाइफन, एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं, अंदर ये कवर किए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स अबाउट पंक्चुएशन के, पंक्चुएशन के क्या क्या रूल्स होते हैं, हमें कहाँ कहाँ पर कौन सी चीजें लगानी चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स आर नेसेसरी फॉर अ रिटन लैंग्वेज एज दे कन्वे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लाइक पॉजेज एंड स्टॉप्स एक्सेट्रा। पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे जो भी सेंटेंस होता है उनको पढ़ने के तरीका, जिसने जो भी बात कही है वो किस वे में लिखना चाह रहा है, उसको हम इन पंक्चुएशन मार्क्स की मदद से दिखाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर हमें रुकना है, कितनी देर रुक के पढ़ना है, क्या क्या पॉजेस लेने हैं, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स से डिसाइड होता है, ठीक है। 5 पंक्चुएशन मार्क्स आपके कॉमनली होते हैं। कॉमा आपको पता ही ऐसे लगाते हैं,
अपोस्ट्रॉफी ऊपर की तरफ जो लगता है, क्वेश्चन मार्क जिसको वो प्रश्न चिन्ह बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क हिंदी में उसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। एक्सक्लामेशन मार्क आपको पता ही होगा, जहां पर हम कोई बहुत विस्मय प्रकट करते हैं, एकदम अत्यधिक खुशी या अत्यधिक गम, वहां पर हम ये लगाते हैं। फुल स्टॉप आपको पता ही है, जहां पर सेंटेंस खत्म हो जाता है, जैसे हिंदी में पूर्ण विराम होता है वैसा इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है। ओके, अभी क्या करके समझ लेते हैं। कॉमा के कुछ रूल्स बता रखे हैं कि कॉमा हम लोग नॉर्मली कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। कॉमा रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में जहां पर भी हल्का सा रुकना होता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉमा। मतलब जहां पर भी कॉमा है वहां आपको हल्का सा रुक के तब पढ़ना है। ओके, यूज्ड इन राइटिंग लिस्ट टू सेपरेट सीरीज ऑफ वर्ड्स। नॉर्मली जब भी कोई मोर देन वन आइटम्स लिखते हैं, कोई सीरीज बता रहे होते हैं, वहां पर कॉमा के द्वारा उन चीजों को सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर सेंटेंस में कह रहा है कि दे सेल स्टेशनरी आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स एंड टॉयज, मतलब वो अपनी दुकान पे स्टेशनरी का आइटम भी बेचते हैं, गिफ्ट का आइटम भी बेचते हैं, टॉय। हमने देखिए यहाँ पर अलग अलग चीजों को कंबाइन किया, दो तीन चीजें बेचते हैं वो, ये हम यहाँ बताना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा से इसको सेपरेट किया। क्लियर। दूसरा रूल कह रहा है कि सेपरेट मल्टीपल एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द सेम नाउन। ठीक है, विशेषताएं बता रहा है, किसी एक संज्ञा की अगर बहुत सारी विशेषताएं बताई जा रही हैं तो बीच में कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे कि दिस डिश इज कलरफुल, फ्लेवर्ड एंड सो टेस्टी, मतलब ये जो खाना था कलरफुल भी था, स्वादिष्ट भी था, मतलब फ्लेवर भी था इसके अंदर, फ्लेवर्ड था, टेस्ट और टेस्टी था बहुत। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलग अलग चीजों को डिफाइन किया, इसलिए कॉमा लगा हुआ। ठीक, नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड व्हेन यूजिंग विच, मतलब जब सेंटेंस में विच इस्तेमाल करते हैं वहां कॉमा लग सकता है, बट दैट इस्तेमाल करते हैं वहां कॉमा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल दे रिप्रेजेंट्स बैडमिंटन विच इज देयर नेशनल गेम्स टू, मतलब वो यहाँ बैडमिंटन प्रदर्शित करने आए थे जो कि उनका नेशनल गेम है, तो ये देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ। ठीक है, अब जैसे दैट्स द बुक, ठीक है, तो वहाँ पे दैट या दैट इज द बुक, तो वहाँ बीच में कॉमा नहीं लगेगा, तो दैट किस केस में कॉमा नहीं लगता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन द पर्सन नेम और टाइटल शुड बी सेट ऑफ विद कॉमास। अगर हम किसी को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं, उस केस में भी कॉमा लगता है। जैसे कि थैंक यू गवर्नर फॉर योर सपोर्ट, अगर आप कोई रिटर्न में लिख के दे रहे हैं तब इस तरीके से थैंक यू गवर्नर फॉर योर सपोर्ट, तो यहाँ आपके कॉमास यूज होंगे। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, जहां भी हम नंबर्स लिखते हैं तो आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जब हम इस तरीके से 1, 10, 100, 1000 इनको जब सेपरेट करते हैं तो हम कॉमा का यूज कर लेते हैं, तो ये भी कॉमन सा एग्जांपल है, आपने देखा ही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की, तो क्वेश्चन मार्क का तो हमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ ये पता है कि जहां पर भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात है कि लोग इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछते हैं उस केस में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, बट अगर हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं तब लगाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, बट अगर हम किसी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क, मतलब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने काम कर लिया है, क्वेश्चन तो वही है, लेकिन क्वेश्चन तो है कि आपने काम किया है या नहीं, लेकिन है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट है। क्लियर। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन के बारे में भी हम लोग जानते हैं, इसको हम वहां लगाते हैं जहां पर हमें अत्यधिक खुशी, अत्यधिक गम या सडन कोई सरप्राइज, इस तरह की बातें होती है, वहां इसको यूज किया जाता है। इट रिप्रेजेंट इमोशन और विश, ये इमोशंस और विश को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, मतलब क्या भयंकर बुरी तरह से आग लगी हुई है, उस केस में यहाँ पर ये यूज करेंगे। यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस क्या है, जैसे हम इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये भी आपके विस्मयबोधक शब्द होते हैं, उनको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे हे, अरे, वाह, अल्लाह, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनके आगे भी ये लगता है। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच, मतलब हम मैच जीत गए। इन केस ऑफ इंटरजेक्शन ओ, द एक्सक्लेमेशन मार्क इज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और एट द एंड ऑफ सेंटेंस। बात करते हैं अगर कोई इंटरजेक्शन, मतलब कोई भी आपका विस्मय वाला जो बात है वो ओह वर्ड से शुरू हुआ है, तो वहां पर जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो जस्ट आफ्टर द नाउन लगता है या फिर बिल्कुल लास्ट में लगता है। जैसे ओ लॉर्ड, ये पूरा नाउन खत्म हुआ, यहाँ लग गया आपका ओ लॉर्ड, इन यू आई पुट माई ट्रस्ट, मतलब हमें तुम पे ही भरोसा है, तो उस केस में यहाँ पर ये पहले ओ लॉर्ड के बाद ये पूरा नाउन खत्म होने के बाद ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा है। ओके, अब बात करते हैं एपोस्ट्रॉफी की। एपोस्ट्रॉफी सिंबल ये कहाँ लगाया जाता है? देखिए, एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड इन फॉलोइंग केसेस, कहाँ कहाँ पर यूज होता है? पहला, टू शो ओमिशन ऑफ लेटर्स, अभी हम शॉर्टकट में जो लिख देते हैं इंग्लिश में, जैसे कि डोंट लिखना, ठीक है, यहाँ डोंट हम पढ़ते हैं, इसका एक्चुअली वर्ड क्या था? डू नॉट, तो डू नॉट एक साथ ना लिखना पड़े, इसमें उसको डोंट लिख देते हैं। जैसे आई हैव, तो बाकी वर्ड्स अगर हमें स्किप करना है, ओमिट करना है, हटाने हैं, तो वहां पर हम ऐसे यूज कर लेते हैं। क्लियर। इट इज, इस तरह से। तो जहां पर हम वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को ओमिट करते हैं, लेटर्स को ओमिट करते हैं, हटाते हैं, वहां पर हम इसे ये एपोस्ट्रोफी सिंबल यूज करते हैं। तो है पहला। दूसरा क्या होता है और कहाँ यूज कर लेते हैं?
टू डोनेट पोजेसिवनेस, किसी के प्रति पोजेसिवनेस दिखाना, किसी के प्रति दिखाना कि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है। उस केस में जैसे कि टियाज हैट, मतलब ये टिया की हैट है। द डॉग्स फूड, मतलब ये कुत्ते का खाना है। तो यहाँ पर देखिए ये एस से लगा, ये जो लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी के साथ एस, ये डिनोट करता है हम उसके लिए कितने पोजेसिव हैं। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप पोजेसिवनेस, चिंतित होना किसी के लिए, तो वहां पर हम ये अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। टू फॉर्म प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स, किसी का प्लूरल बनाना है हमें तो भी हम इसका यूज करेंगे। जैसे एड 2 5, मतलब 2 5 जोड़ने हैं, एंड 4 2 और 4 2 जोड़ने हैं। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों की क्लासेस में होते हैं, तो वहां पर हम ये अपोस्ट्रोफी सिंबल लगाते हैं। क्लियर, तो उन्हें लेटर्स को, फिगर्स को कैपिटल करने, मतलब सॉरी कैपिटल नहीं, लेटर्स एंड फिगर्स को प्लूरल करने के केसेस में भी हम ये सिंबल्स लगाते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। तो जो भी आपको पढ़ाया गया उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं इस वीडियो की हेल्प से, साथ ही आपकी जो बुक मैंने बताई हुई है सुमिता अरोड़ा, उस बुक की हेल्प से प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाने। और ये जो टॉपिक्स हैं मैंने कोशिश तो करी कि मैं बहुत अच्छे से कवर कर पाऊँ, बिकॉज ये इंग्लिश के टॉपिक हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डिस्कशन की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने इंग्लिश टीचर से भी संपर्क करें, और साथ में अगर मुझसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझसे भी आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। डिटेल्स मेरी यहाँ मेंशन है, मेल आईडी है, मेरा मेल, ये फ़ोन नंबर है, बाकी आप लोग हमें जानते ही हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अभी आपका ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा पहले इंग्लिश वाला पोर्शन खत्म करूं, उसके बाद फिर आपका जो दूसरा है अगला पार्ट भी, उस वाले पोर्शन पे पहुंचते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस।